खुद आप आपके लव कोच राहुल माकिन के साथ एंड कहते हैं दो इंसानों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक अपने डॉक्टर से, दूसरा अपने लॉयर से। पर आज इसका उल्टा होने वाला है। मैं जो मेरे साथ लॉयर बैठी है, मैं उनसे बोलूंगा कि आज आपको झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि कहते हैं कोर्ट में सिर्फ झूठ चलता है। बट आज मैंने एक लॉयर को फंसा लिया और उनसे कुछ इनसाइड सीक्रेट्स निकलवाने वाला हूं। सो आज मेरे साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई करियर एज अ रेडियो जॉकी मैं किसी सेलिब्रिटी लॉयर को होस्ट कर रहा हूं एंड इट्स एन ऑनर। मेरे साथ है आज वन एंड ओनली सना रईस खान। Sana, it's absolute an honor to have you on our show. सबसे पहले ये बताइए, how are you? I'm really doing really well and it's my pleasure to be on your show. Thank you so much. आपने बहुत सारे cases जो जब मैं I was researching about you that a lot of cases that you have taken, उनमें से एक मैं आर्यन खान के बारे में पढ़ रहा था। तो how that case came to you and आपने how did you manage that case? और उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व था, उसमें एवरी डे कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा था न्यूज़पेपर्स में, एवरी डे इट वाज कमिंग इनटू न्यूज़, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हो रहे थे, जब बहुत सारे और लॉयर्स इन्वॉल्व थे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है एंड दे वर लाइक सिटिंग ऑन टेलीविजन से। तो जब इतना सारा अटेंशन एक साथ आ जाता है एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव टू अपीयर इन कोर्ट्स, तो उस केस को आपने कैसे किया? So exactly, I think that point in time also there was of course media pressure and of media scrutiny also, and not just inside the court even, in fact, because it's a common phenomena कि court के अंदर तो होता ही है वो हर जगह। It was not just nationally, nationwide नहीं, वो तो internationally भी हो गया because of शाहरुख खान्स craze all across। तो वो पर इसके बाद भी I was thoroughly professional and I was very pragmatic about my approach towards the case because I was very confident about the facts and evidence। मैं ये प्रेशर ये सब चीज़ें कभी कैरिड अवे नहीं होती हूँ। मुझे पता है कि ये सब चीज़ें तो होती है, दिस इज ट्रांजिएंट, वो आज है कल चली जाएगी जब केस का आउटकम बाहर आएगा, विच हैज़ टू बी पॉजिटिव सो फार एज माई जो मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकती हूँ। तो मैंने ऑफ कोर्स आई गिव माय बेस्ट। माय आर्ग्यूमेंट वाज वेरी डिफरेंट इन द कोर्ट अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स। जो मैंने कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने जो आर्ग्यू किए अबाउट कुछ एविडेंस रिलेटेड आर्ग्यूमेंट किए, जैसे कि एलिगेशन है कंजम्पशन का, मगर ब्लड टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया टू इवन कोरोबरेट कि उन्होंने कंज्यूम किया है कि नहीं। एलिगेशन है ये सब थे क्रूज पे, मियर प्रेजेंस डज नॉट एस्टैब्लिश द फैक्ट यू कैन बी अ पार्ट ऑफ सम सिंडिकेट, वो जो ऐसा सिंडिकेट बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल सिंडिकेट जिससे जुड़े हुए हैं। एंड प्लस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कंस्पायर हुए हैं, कैसे उनका एक कॉमन थ्रेड है, वो सब चीज़ जो है वो सारी चीज़ें एब्सेंट थी। तो इसको एक्सप्लेनेशन के बावजूद इसके अलावा फिर मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी बहुत जो इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, मैंने रखा कि दीज आर यंग पीपल हु आर पुट बिहाइंड द बार्स इन द कंपनी ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स लाइक गैंगस्टर्स, ये सब जो अंदर है उनके साथ रह के अगर ये अभी फिलहाल आज कुछ नहीं किए, यू पुट देम इनसाइड फ्रॉम हुम देयर इज नो रिकवरी या स्मॉल रिकवरी ऑफ कॉन्ट्राबैंड लाइक ड्रग्स, आप उनको इनके साथ रख दोगे तो वो नहीं भी होंगे तो वो कल को बन क्या निकलेंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा समहाउ ये सारे लेजिस्लेशन वेलफेयर लेजिस्लेशन भी होता है ना, और हमें हमारे कोर्ट में और हमें कहीं ना कहीं एज इज़ अ फैक्टर दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एंड हमें रेस्टोरेटिव अप्रोच रखना भी बहुत ज़रूरी है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, ना ही कि सिर्फ रेट्रीब्यूटिव या प्यूनिटिव अप्रोच जहाँ पे आप किसी इंसान को इतना दर्द दो या इतना पनिशमेंट दो कि वो इंसान नहीं भी है तो क्रिमिनल बन जाए। तो वो सारी चीज़ों पे मैंने बहुत एम्फेसाइज किया और फिर ऑफकोर्स मेरी सबसे फर्स्ट बेल हुई वो केस में, मेरे वजह से बाकी सबको भी बेल मिली है और बाद में मेरे क्लाइंट को क्लीन चिट भी मिली लेटर। मैंने इन्वेस्टिगेशन के फॉल्टी होने पर भी उस टाइम पे हैड शेड लाइट दैट पॉइंट इन टाइम एंड लाइक लेटर ऑन coincidentally now Sameer Wankhede also is my client. He is my client and I'm on good terms with him because I never questioned himself per se because he was the face of the investigation. See, not only one person is never involved in the investigation, वो face थे पर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसलिए मैं हमेशा मैं उस टाइम पे प्रोसीजरल चीज़ों पे ज़्यादा जाती थी। आई नेवर अटैक्ड हिम पर से। सो ऑफकोर्स नाउ अब जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि मीडिया अटेंशन की वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम पे आर्यन के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो गया था, और इनफैक्ट आर्यन would have come out if he was not SRK's son. Probably he wouldn't have been arrested also in a case like this. It was such a frivolous case, but because of his status,
and because of his big name, I think somewhere that meant against him in this case. So that's why I'm always vocal about the fact that it's not necessary that if you're powerful, that you have it easy. Sometimes, I've handled this Posh Pune case also. I have seen that sometimes power also comes at its own cost and price, because you're powerful, because there is media scrutiny. वरना कितने हिट एंड रन केस होते हैं आए दिन हर रोज, इतना मीडिया स्क्रूटिनी नहीं होता, इंसान एक दिन 2 दिन में छूट जाता है. पर जब पावर आ जाता है, जब कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन आ जाता है, तो इतना स्क्रूटिनी होता है कि वो इंसान छूटने वाला भी रहेगा, इजी केस में भी नहीं छूटना डिफिकल्ट हो जाता है. One case which intrigued everybody, and that happened, I think, between the COVID stage, 2020 के around ही हुआ था, I think. That was सुशांत सिंह मर्डर केस. So मर्डर नहीं, I think suicide. सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, so उस चीज को लेके बहुत apprehensions थी, and also because वहाँ पूरा हिंदुस्तान उस वक्त घर पे ही बैठा हुआ था. So everybody was so stuck on the TV sets के, and everybody had a different theory कि नहीं यार ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है. So उस वक्त जब आप उस केस को मॉनिटर कर रही थी या देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, what was your view and now what is your view? See, in fact I'm already defending a co-accused in that case, जो है एक NRI है जिसमें मैं already I'm defending, so I'm well versed with the case very well. I'm also a part, I mean मैं already इस केस में as a defense lawyer on the team हूँ. अच्छा. तो अगर आप देखो तो आई बीन वेरी pragmatic even back then, even now I know the intricacies, और जिस तरह से उसे it was blown out of proportion, because ultimately see, अगर आप देखो अब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो सामने आ ही रहा है that it was a case of suicide, और वो he was an adult, पर फिर भी ऐसे allegations थे कि उन्हें ये करा गया, उन पे इन्फ्लुएंस, पब्लिक इमोशन और ये रैम्पेज, ये सब चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए. इतना नहीं एक्सपांड होना चाहिए, इतना मत उसे बढ़ावा दो कि जो जिंदा लोग हैं वो भी सुसाइड कर लो. एक आदमी, कोई स्टार था जिसने अगर सुसाइड किया है एलिजिडली या जो भी है, बट उसके पहले तो वो इंसान था, एंड ही ऑल्सो वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट. तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली माई हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली एंड ऑल दैट, पर जिस तरह से मीडिया ने उसे सेंसेशनलाइज किया, जिस तरह से उसे बहुत ज़्यादा डर्टी बना दिया गया है, कहीं ना कहीं वो उसमें विक्टिम शेमिंग, विलिफाइंग अननेसेसरीली अदर पीपल, बहुत सारे जो उससे एसोसिएटेड थे. पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अभी ये अगर उसमें फिर उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि बोला जाता है कि नेपोटिज्म, कि मे बी ही वाज नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आउटसाइडर्स यूजुअली डोंट गेट बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी. बट दैट बीइंग सेड, if you see, he'd come really far regardless of that. I mean, despite of being an outsider also, he had got good opportunities in his career also, and he was doing well, and उससे आप कभी ज़िंदगी में मायूस होकर अपनी लाइफ यू कांट गिव अप ऑन. तो इसीलिए these are all theories. Nobody would know honestly what the exact truth and what the exact fact was, because it's just gone with him honestly. So इसीलिए जितना हो सकता है एटलीस्ट जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग है, उनको रिस्पेक्ट दे. जो मर गए हैं उनके लिए आप you can pray your condolences, you can pray for their soul to rest in peace, but जो लिविंग अभी जो ह्यूमंस हैं, कम से कम उन्हें तो रिस्पेक्ट दे. सर, आप जब भी कोई केस आपके पास आता है, आप अप्रोच करती हैं, आपके फिल्टर्स क्या रहते हैं? क्या आप उसके सबसे पहले आपकी उनकी आंखों में देखती हैं कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, या फैक्ट चेक करती हैं? नॉर्मली ज़्यादातर लोग सच नहीं बताते, या आप ये देखती हैं कि आपका, क्योंकि हर लॉयर का एक विजन होता है कि मैं इस केस को कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, क्या इसके चांसेस हैं कोर्ट में से गिल्टी या नॉन गिल्टी प्रूफ होने के? तो आपका क्या फिल्टर होता है? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ऑनेस्ट कि कोई फिल्टर ही नहीं होता है. मैं डायरेक्टली फेस पे बोल देती हूँ कि नहीं ये केस में क्या आउटकम होने वाला है. आई टेल देम डायरेक्टली. आई एम नॉट द टाइप्स हु विल गिव यू फॉल्स होप्स कि नहीं, एंड आई एम नॉट द टाइप्स हु वांट्स टू मिंट मनी आउट ऑफ अ डेड केस, जहाँ मुझे पता है कि केस में कुछ नहीं दम है और मैं अननेसेसरी उनको फीस बोलूँ, वो फॉल्स होप रख के दे. इसीलिए मेरा सबसे फर्स्ट प्री रिक्विजिट तो ये होता है कि मैं चार्जशीट पढूँ, मैं केसेस देखूँ, मैं पूरा केस पेपर्स रीड करूँ, एविडेंस देखूँ. इफ इट्स अ सिविल केस तो उनके पूरे सूट प्रोसीडिंग्स देखूँ, इफ इट्स अ क्रिमिनल केस तो पूरी चार्जशीट पढूँ. तो ये सब के बेसिस पे ये सब देख के आई अराइव एट अ लॉजिकल कंक्लूजन. मैं 3,000 4,000 पेजेस की चार्जशीट भी 2 दिन में पढ़ लेती हूँ, बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ रीडिंग. सो दैट capability somehow gives me an impetus to figure out ki whether this person is worthy of my defense or not. And so I always say yes to a person basis the papers that I see, never their social status or their the high profile nature, honestly. So while you were growing up, while you were making your mind कि मुझे lawyer बनना है, कोई एक ऐसा केस which actually changed your life or which you felt like यार अगर मैं lawyer होती मैं ये केस जरूर जीती?
Yeah. You know, honestly, this is very ironical, but I was growing up when Sheena Bora case happened and Indrani was arrested. I was a student back then. Okay. तो उस टाइम पे बहुत मीडिया प्रेशर बहुत ज़्यादा, ऑफ कोर्स ये बहुत सेंसेशनलिज्म था, ये था, और तब ऑलरेडी यू नो हर जगह मेरे कॉलेज में भी मुझे याद है सिर्फ और सिर्फ इंद्रानी यूज्ड टू बी टॉक्ड अबाउट, बिकॉज ऑफ कोर्स एज अ स्टूडेंट तो और ज़्यादा रिगार्डिंग दिस केस उसकी सेंसिटिविटी को लेके, उसके भी फेमिलियर डायनामिक्स को लेके लोग बोलते थे कि यू नो शीना बोरा ये वो एंड ऑल दैट. सो बट आई डोंट नो व्हाई आई somehow see that time I was just a student, I didn't even know this lady, but I was very intrigued कि how could this be a possibility, because according to me I was always curious about the fact कि motive क्या है, because this lady, she's filthy rich, she's a media baron, she's leading, money cannot be a motive to kill her own daughter, and other reasons somewhere कहीं मुझे justify करते नहीं थे क्योंकि there was no consistent motive ever. तो मुझे कहीं ना कहीं I was very intrigued कि why would she be implicated and why would she do it. So somehow later on, if you see just connect the dots, I ended up getting her out and I defended Indrani. तो ये एक ironic, ये बहुत coincidental चीज़ है, पर जब while I was growing up also, honestly this case was intriguing enough for me to actually think deeply कि what could be the possibility, why, and all these questions would arise in my mind. अभी बहुत And सारे- ultimately when I became a lawyer, it did end up changing my life while I defended her and I got Actually, her out. एक case which actually took you a lot of time to fight. A lot of time to actually fight, और जितना भी मतलब नॉर्मली कहते हैं कि कोर्ट में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, आप एक बार चले गए तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा. actually, like touch wood with me, that is my forte, and that I always secure speedy disposal and speedy result, because I don't believe in wasting time. But हाँ, एक मतलब ऐसा केस एक था जिसमें the girl was inside since a very long time already. She had a hard time before I was appointed for. She was just 18 years old when she was arrested. और वो कुछ 5 साल से अंदर थी, and she had almost given up because बहुत सारे senior counsels के थ्रू उनका case reject हो चुका था. Then when I was onboarded, it was a very high profile case, like it's Haryana encounter murder matter, जिसमें the girl was a model और उनके ऊपर ये allegation था उन्होंने अपने gangster boyfriend को मरवा दिया है. Then when I was onboarded, I just within 3-4 months I got her out, because I argued before the court कि अगर एक तो if you see it in broader perspective, अगर आप किसी एक gangster की tip देते हो, so you get rewarded, right? If you say to the police office about his whereabouts. Here in the entire charge sheet, there's nothing so far as her knowledge is concerned that she had knowledge about the murder or any encounter will take place. At the most आप ये बोल सकते हो ट्रांसक्रिप्ट जैसी चीज़ों पर रिलाई किया जा रहा था, which cannot be relied upon at the bail stage. At the stage of trial आप उसकी veracity देखो, ये सब तो वो सारी चीज़ें मैंने रख के उसे बाहर निकाला, but just immediately within few months of her release she was killed. So of course that also had a toll on me for a while. I still remember I did not step out of the house for about 2-3 days, and of course it was very challenging. Those days were really challenging for me, but then I came to terms with the fact that okay, wherever she must be happy now, and I've become very thick skinned now because of these experiences. They've only strengthened me and made me more stronger. जैसे हम मैरिज की बात कर रहे हैं, जब डिवोर्स की बात आती है, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आजकल क्रूशियल है, दैट इज एलिमनी. एलिमनी का कोई सेट फॉर्मूला होता है या एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग? ऐसा तो नहीं है कि आप यू कैन नॉट आस्क फॉर द मून. आप जाके कोर्ट में ये तो नहीं बोल सकते हो कि मुझे चांद तारे लाओ या मुझे 10,000 करोड़ लाओ, इफ इट्स नॉट बीइंग जस्टिफाइड. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द ऑफ कोर्स द इनकम capacity of the husband, the lifestyle that the wife has had during the marriage, while the marriage sustained. If the wife has a child, तो वो बच्चे की जो एक्सपेंसेस है उसके एजुकेशन से रिलेटेड हो या उसके खुद की लाइफस्टाइल हो, एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल शी एंजॉयड इवन व्हाइल शी वाज लिविंग टुगेदर, वो सारी चीज़ों को ऑफ कोर्स देखा जाता है. द प्रॉपर्टीज ऑफ द हस्बैंड, सफिशिएंट इनकम कैपेसिटी, सफिशिएंट मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. Now there is a rule that you have to provide assets and liabilities in affidavit form, where you have to give everything in the court in an affidavit form, like you're giving it on oath. You cannot suppress your income or your asset details, anything from the court, as per Rajneesh judgment of the Supreme Court. So you have to specify कि आपके पास क्या है क्या नहीं. अगर आपने कुछ भी suppress किया है, छुपाया, तो ultimately that also amounts to that will also invite appropriate proceedings under section 340. So आप कुछ छुपा नहीं सकते हो. उसके बेसिस पे ये सब कुछ देखकर देन कोर्ट अल्टीमेटली इवन अराइज एट अ कंक्लूजन कि कितना जस्टिफाइड है. वी हैव टू ऑफ कोर्स प्रेजेंट द फैक्ट्स आल्सो. आई एज अ लॉयर विल पॉइंट आउट दैट हाउ
this is not domestic violence from the husband, how the cruelty is not made out, how these are all false allegations, how the marriage may have been probably, you know, entered, this marital relationship was entered into only with the view and with the objective of extorting money. So this is not marriage, and sometimes it becomes an extortionist intention wala, you know, marriage. This is not a marriage in its true sense. तो ये सारी चीज़ें आप कोर्ट में आपको दिखानी होती है, फिर अल्टीमेटली उस बेसिस पे जो कोर्ट को लगता है एंड में इन फाइनलिटी की कितना फेयर है या फेयर अमाउंट है, वो कोर्ट अवॉर्ड करती है. इवन गर्लफ्रेंड्स, अभी ब्रेकअप भी होता है और अगर वो बहुत लंबे टाइम के लिए, लंबे ड्यूरेशन के लिए साथ में रहे, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस फाइल करके मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, रेसिडेंस राइट्स भी क्लेम कर सकते हैं. अब डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है, बिकॉज नाउ एवरी हाउसहोल्ड डजंट हैव अ कैमरा, और ये एक ऐसी चीज है जो आई डोंट थिंक प्रूव की जा सकती है. और आई थिंक हमारे, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे लॉज गलत हैं, बट इस चीज का फायदा उठाया जाता है. एब्सोल्युटली, बिकॉज वो बहुत जेंडर स्पेसिफिक लॉ है. मैं तो खुद कहती हूँ ये बिल्कुल भी जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं लगता मुझे. इसमें अग्रीव पर्सन सिर्फ और सिर्फ वुमन हो सकती है. अग्रीव पर्सन आदमी तो हो ही नहीं सकता. मतलब आदमी को टोटली डिबार कर दिया जाता है इस एक्ट के बेनिफिट से. इट्स अ वेलफेयर लेजिस्लेशन, आई अंडरस्टैंड, बट इफ यू सी केसेस ऑफ सोनम रघुवंशी, इफ यू सी केस ऑफ अतुल सुभाष, और आजकल के आप एग्जाम्पल देखो, तो आपको लगता है कि आजकल क्या आदमी पे जुल्म नहीं होता. हम वो रिग्रेसिव स्टैट्यूट से हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें आज के ज़माने के हिसाब से बैलेंस करके लॉ को, स्टैट्यूट को अमेंडमेंट करना चाहिए. तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नेसेसिटी नाउ, बिकॉज अब तो अगर आप देखो तो जैसा आपने कहा सीसीटीवी तो होते नहीं घर में, सो इट्स लाइक इट्स हर वर्ड अगेंस्ट हिज. वो उसने बोल दिया तो मान लिया जाएगा. ऐसे इतना स्ट्रिंजेंट कोर्ट या लॉयर्स कैसे इस चीज को लेके फाइट करते हैं या then ultimately then they're put to their version is put to test by placing these women in the witness box, where then they get questioned, they get cross examined. तो वहाँ पे फिर उनसे कैसे हम ultimately उनके veracity कैसे we can destroy, वहाँ पर जो है contradictions वो सब हम record पे लाते हैं by whatever she says, it is being corroborated by any evidence या ये वो. मगर ultimately the agenda, see, I know that there have been time and there have been instances where women were brutally tortured and actually औरतों को अगर बच्ची होती थी अगर तो बच्ची को मार के जला दिया जाता था. अगर if the woman would not give in and woman would say कि नहीं मुझे बच्ची पैदा करना है, तो woman को मार के जला दिया जाता था. So of course the crime rate was rising exponentially, considering that all these legislations were enacted. That I'm not denying that obviously there are genuine cases, 70% genuine भी होते हैं, पर 30% तो इतने false prima facie on the face of it इतने false होते हैं that you feel sorry. It's a sorry state of affairs. Or how does even such case get registered and not get quashed in the very beginning? Why do you let this case prolong also for such a long time, ultimately subjecting the husband and the entire family to trauma? Because अगर आप देखो तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, 492 हुआ, वहाँ पे वाइफ सिर्फ हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं, पूरे खानदान को उठा के कोर्ट में लेके आती है और सबके ऊपर केस कर देती है. तो आपको लगता है ये एलिमनी लॉज है इंडिया में, ये बहुत ज्यादा बायस्ड है टुवर्ड्स वुमेन? बायस तो मैं नहीं कहूँगी, मगर या टू एन एक्सटेंट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये है कि सी एज पर हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 and 25 के हिसाब से आदमी भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है अगर औरत उतना ज़्यादा कमाती है. एंड इफ द हस्बैंड प्रूव्स इन द कोर्ट दैट ही इज ऑल्सो इन्वेस्टेड himself in the relationship, in the marriage, and he has sacrificed to an extent जहाँ वो सब कुछ प्रूव कर सके, और औरत की उतनी है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस, लाइवलीहुड और इतनी अर्निंग कैपेसिटी, सो इवन मेन कैन क्लेम. बट ऑफकोर्स अगर आप जनरल नोशन देखो और आप हाई रेट्स देखो तो ऑफकोर्स वुमेन यूजुअली डिमांड, तो वो एलिमनी कहीं ना कहीं वो जिस हिसाब से डिमांड करती है विदाउट इवन प्रोड्यूसिंग एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द डिमांड. अगर वो मांगेगी 10 करोड़ जानते हुए कि हस्बैंड की मंथली इनकम हो 2 लाख या 4 लाख, वो उसको कहाँ से 10 करोड़ देगा? पर वो भी कुछ भी बस रिवेंज में और गुस्से में आके और अपने जस्ट टू सेटल देयर पर्सनल स्कोर्स दे डू इट. कोर्ट में वो कुछ भी मांगेगी फॉरगेटिंग, एंड देन दे समहाउ सम वुमेन यूज इट एज अ टूल, एज अ वेपन टू फॉर देयर सर्वाइवल. If you're educated, if you are an educated woman, if you're capable enough, physically also capable enough to earn your own livelihood, your own means of subsistence, why would you need a man to be financially dependent upon that your whole life? You want to secure your whole life basis his maintenance. Maintain yourself, remarry, or genuinely do something for yourself, because now we are living in an era where women and men are given equal opportunities in every arena, be it whatever field, तो यहाँ पे अब अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो तो ट्रूएस्ट सेंस में निभाओ, फिर आप मत मांगो ना उस तरह से एलिमनी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप बस एक आदमी था, वो बकरा था, वो पति नहीं था आपके लिए, आपको वो शादी नहीं, वो एक एक्सटॉर्शन था. आप कहीं ना कहीं यू आर इरोडिंग द फेथ इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट होते जा रहा है.
इस वजह से nowadays if you do you see people getting married now, बहुत कम हो बहुत गए। कम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो सकता है। पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जो ये केस लड़ रहे हैं, या बहुत सारे हैं जो यहाँ मतलब इस जगह फंस चुके हैं, सो दे कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इज देयर अ वे आउट एलिमनी से बचने के See, लिए? it's always, in fact, when I'm getting these clients who are husbands, so I'm always ensuring that right in the beginning, it's very important that you nip it in the bud. The moment you get this apprehension, कि आपको ऐसा लग रहा है कि this woman could, she probably could misuse this as a legal case tomorrow, and she even threatens you, for example, कि कल को मैं 498 कर दूंगी, DV कर दूंगी, you immediately don't take it lightly. You immediately intimate the authorities, you file complaints so that you have it documented in a way कि आप कल को कोर्ट में दिखा सकते हो, see, this has happened in the past, these threats and all were given frivolous threats, when I immediately acted upon, I immediately filed complaints, because you as a man you may not have necessarily domestic violence act, but you have other sections right to your rescue where you could go and you can say कि आपके साथ किस तरह से अगर उन्होंने आपको पुश किया है, अगर उन्होंने आप पे वायलेंस किया है, सो आप भी रेलिवेंट सेक्शंस अप्लाई करके कोर्ट में पुलिस स्टेशन के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर उन्होंने आपको अबैंडन कर दिया, आपको छोड़ के वो चली गई है, अगर इफ शी इज़ नॉट, इन फैक्ट द मैरिज इज नॉट बीइंग कंसमेटेड, अगर आपके बीच में सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अडल्ट्री, जो कि अभी ऑफ कोर्स अब तो अडल्ट्री इज़ नॉट अ पनिशमेंट एनी मोर एज पर 2018 जजमेंट के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, बट स्टिल लोगों को अभी भी एक मिसकंसेप्शन है और मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इट्स ओके नाउ, इट्स ओके टू चीट। नो, दैट डज नॉट मीन इट्स ओके टू चीट, दैट if that is a ground for divorce today also in the court, if a man feels, the husband feels, or the wife feels that the husband is cheating or the woman is cheating, that is a solid ground for you to seek divorce in the court, and even seek maintenance on that ground. So you may not go to jail for committing adultery, but you definitely have to go to court to pay the price. So इसीलिए ये सारे explanation और clarity बहुत important है। Now it feels like कि अगर मुझे एक और ऑप्शन मिलता लाइफ में कुछ करने के लिए, डेफिनेटली वुड हैव बीन अ लॉयर। So that's such a big compliment, and I inspire people also to pursue law as a career, and especially a creative person like you. That's absolutely amazing. हमें लगता है कि यार ये इतना बोरिंग जॉब होगा, रोज एक ही रंग के कपड़े पहन के एक ही जगह जाना है, या जजेस डिफरेंट हो सकते हैं, क्लाइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, बट I mean, एक ही चीज बार बार करनी है, but No, it's in like fact, very it's the most interesting. enthusiastic profession, Yes. most exciting profession one can be in. I to always say, according to me, it's the best and the most powerful profession, because I see not just once you become a lawyer, of course, you're considered as a powerful individual because you're aware of your legal rights. So nobody will take you for a ride. Be it a police officer also, वो भी डरेगा आपसे, जब वो सुनेगा आप लॉयर हो तो एक ऑफिसर भी डर जाएगा कि हाँ ठीक है, इसको अपने राइट्स पता है, तो nobody can take you हल्के में, वो तो है ही। सो बियॉन्ड दैट पावर एंड बियॉन्ड दैट डिग्री, तो वो है ही अपने आप में इतनी बड़ी डिग्री, और बियॉन्ड वो सब अगर आप देखो तो मेन चीज़ तो वो है जो प्रैक्टिकली कोर्ट में हम करते हैं। जैसे किसी कोई आ रहा है हमारे सामने, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एरिना, कोई भी फील्ड्स हो, कितना भी बड़ा हो, हमारे सामने आके अपने दुखड़ा रो के बता देगा क्या है क्या नहीं हो, फिर हम उनके लिए लड़के उनको जब इंसाफ दिलाते हैं, तो अल्टीमेटली दैट फीलिंग इज इररिप्लेसेबल when you are giving a second life to somebody, just like how in the beginning I think you said doctor, lawyer ka, so this is just like as good as giving second life to somebody. True. So that's the most powerful profession, because here I'm able to have an impact on somebody's life, and I'm able to suspend somebody's death sentence, I'm able to overturn somebody's punishment of life imprisonment. और जैसा आपने कहा हर रोज एक कपड़े, हाँ ठीक है कोर्ट के अंदर एक कपड़े हो सकते हो, पर बाहर तो you can be like, for example, I have set up an example. I can be a fashionista. I'm also appearing on cover pages of all these fashion magazines. I'm doing my bit here and there. I'm enjoying also in my life. You do not necessarily need to be a boring person or a nerd person to be an excellent lawyer. Wonderful. It was for the first time that we had a celebrity lawyer with us, और बहुत मजा आया यार। मतलब आज हमें लॉ की उस साइड देखने और सुनने को मिली जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे, and very different perspective. It was really nice talking to you. भगवान ना करे कि कभी मुझे इनकी जरूरत पड़े, बट अगर पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली ऑन कैमरा में बता रहा हूँ कि I'll definitely come to you. She is a very intelligent lawyer, और ये केस बहुत अच्छे से समझती हैं, पढ़ती हैं, so भगवान कहता है कभी आपको हॉस्पिटल या कोर्ट का चक्कर ना लगवाया जाए, बट अगर लगे, you know where to go. Thank you very much. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you.